हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो अप्रोचेस कर रहे थे। अप्रोचेस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो सामाजिक संस्थाओं सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में दे रखा है। तो हमारे जो सिलेबस में है वो 3 सामाजिक संस्थाएं बता रखी हैं। कौन कौन सी है सामाजिक संस्थाएं जो हमारे सिलेबस में बता रखी हैं वो है, पहली है परिवार, फैमिली। नेक्स्ट जो है वो है विद्यालय, स्कूल। थर्ड जो है वो है समाज, सोसाइटी। तो ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है। इसमें तो समझने वाला कुछ भी नहीं है कि एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, एक बच्चे के विकास के लिए परिवार का क्या रोल होता है, उसके विद्यालय का क्या रोल होता है, एक सोसाइटी का क्या रोल होता है। तो हमको यही देखना है कि बच्चे के डेवलपमेंट में फैमिली किस प्रकार से अपना योगदान देती है, विद्यालय और समाज किस प्रकार से योगदान देते हैं। तो बस इसमें यही देखना है कि बच्चा जो है फैमिली में सबसे प्रथम पाठशाला जो है वो परिवार को ही कहा जाता है बच्चे की। रूसो ने कहा है, रूसो ने क्या कहा है कि जो परिवार है, शिक्षा जो है वो जन्म से ही प्रारंभ होती है और माता जो है उपयुक्त परिचायिका, यानी कि एजुकेशन जो है बच्चे की वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। और जन्म से बच्चा कहाँ रहता है, जन्म से वो अपनी फैमिली में रहता है। और माता जो है उसकी उपयुक्त परिचायिका, यानी कि माता उसको भली प्रकार से उसकी एजुकेशन को, उसकी शिक्षा को परिचालित करती है। तो फैमिली का तो बहुत बड़ा रोल है ही। प्रथम पाठशाला होती है बच्चे की, तो वहाँ पर हर प्रकार का जो विकास होता है बच्चे का वो सबसे पहले कहाँ होता है, फैमिली के अंतर्गत होता है। वहाँ पर उसका सामाजिक सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया सबसे पहले स्टार्ट होती है वो परिवार में स्टार्ट होती है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है बच्चे का वो फैमिली के अंतर्गत होता है। ठीक है, इस कौन सी सामाजिकरण की, बच्चे का सामाजिकरण जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, परिवार से स्टार्ट होता है। भाषा का विकास होता है बच्चे के, बच्चे का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, हर प्रकार का जो डेवलपमेंट सबसे पहले कहाँ होता है, सबसे पहले जो है उसका डेवलपमेंट होता है परिवार के अंतर्गत। तो परिवार का बहुत बड़ा रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है स्कूल है वो क्या सीखता है। तो विद्यालय के बाद, परिवार के बाद में विद्यालय की जो भूमिका है उसके बारे में हमको बताना है कि बच्चे के डेवलपमेंट में जो है विद्यालय किस प्रकार से भूमिका अदा करता है। तो बाकी सब जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो और बच्चों के साथ रहता है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है विद्यालय के अंतर्गत, उसको एजुकेशन प्रदान की जाती है। तो वो सब कहाँ होता है, वो विद्यालय के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट सोसाइटी में क्या आता है, तो सोसाइटी में बालक ने जो अपने परिवार में जो कुछ भी सीखा होता है उसका और ज्यादा डेवलपमेंट, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी करके वो कहाँ सीखता है, वो समाज के अंतर्गत सीखता है। समाज में जो है बच्चे को राष्ट्रीय मूल्य जो होते हैं, ठीक है, नेशनल वैल्यूज जो होती है वो बताए जाते हैं। देश हित के बारे में उसको बताया जाता है। तो इस प्रकार से जो है बच्चे के विकास में, डेवलपमेंट में परिवार, विद्यालय, समाज जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और ये सब बातें आप लोगों को बहुत पता है, बहुत बेसिक सी बातें हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि सामाजिक संस्थाओं का क्या रोल होता है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है हमारा सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट जो है वो क्या है, उनके सोशल मूवमेंट्स के जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं वो हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सामाजिक आंदोलन। नेक्स्ट जो है वो है सामाजिक आंदोलन। तो क्या है सामाजिक आंदोलन, हमको इसके बारे में सामाजिक आंदोलन को जानना है। सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो थ्योरीज दी गई हैं, हमको उनके बारे में जानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है। तो सामाजिक आंदोलन जो है, सोशल मूवमेंट जो है वो एक प्रकार की सामूहिक क्रिया है। ठीक है, सामूहिक मतलब ग्रुप में जो क्रियाएं की जाती है, समूह में जो क्रियाएं की जाती हैं, एक प्रकार की सामूहिक क्रिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आंदोलन क्यों किए जाते हैं, सामाजिक आंदोलन क्यों होता है, उसका रीजन ये होता है कि या तो व्यक्ति जो है, जो परिवर्तन हुए हैं समाज में उनका विरोध करना चाहता है। सामाजिक जो परिवर्तन हुए हैं, सोशल जो चेंज हुए हैं, या तो व्यक्ति उसका विरोध करना चाहता है या फिर क्या करना चाहता है कि जो परिवर्तन हुए हैं उसको वो पुनः जो वापस पहले वाली जो स्थिति है उसके अंतर्गत लाना चाहता है, यानी कि पुनः पूर्व जो स्थिति है उसके अंतर्गत
लाना चाहते हैं। तो क्या हुआ, एक सामूहिक क्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो है सामाजिक लक्ष्य होता है, समाज से रिलेटेड जो है वो लक्ष्य इसके अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। जो लक्ष्य होगा वो समाज से रिलेटेड होगा, समाज के किसी बिंदु से रिलेटेड होगा, किसी पॉइंट से रिलेटेड होगा, उसके ऊपर ही जो है मूवमेंट किया जाएगा। तो सामाजिक लक्ष्य होता है इसके अंतर्गत, एक सामूहिक क्रिया होती है जो समूह के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें जो है जो परिवर्तन हो रहा है, पहली बात तो या तो परिवर्तन करना चाहते हैं, सामाजिक आंदोलन क्यों करते हैं, या तो हम परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, या तो हमें चाहिए कि हम परिवर्तन करें, जो सिचुएशन चलती आ रही है उसको हम बदलना चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, या फिर हम क्या चाहते हैं कि पूर्व की स्थिति आ जाए, पहले की स्थिति आ जाए। जो परिवर्तन हुआ है उसका हम विरोध करते हैं, जो परिवर्तन हुआ उसका विरोध करते हैं, पहले की स्थिति को हम चाहते हैं, पूर्व स्थिति को हम लोग चाहते हैं। तो रीजन क्या हुआ कि सामाजिक परिवर्तन या तो हम चाहते हैं या उसका विरोध करके पूर्व स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरी बात, सामाजिक लक्ष्य जो है इसके अंतर्गत मेन होता है कि वो समाज से रिलेटेड होना चाहिए, सामाजिक लक्ष्य उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो सामाजिक आंदोलन जो है पहले तो छोटे रूप में स्टार्ट होता है, पहले तो मतलब छोटे स्तर पे स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बढ़कर के ये एक बड़ा रूप धारण करता है। ठीक है, तो यही होता है सामाजिक आंदोलन, की होता है कि या तो कोई परिवर्तन किया गया है समाज के अंतर्गत और हम चाहते हैं कि हम वो परिवर्तन नहीं चाहते, तो हम उस परिवर्तन का विरोध करेंगे, या फिर हम लोग पहले की स्थिति को चाहते हैं, जो पहले की सिचुएशन है वो वापस आ जाए, ये परिवर्तन जो है वो हट जाए। तो इस वजह से जो है सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं या सोशल मूवमेंट किया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, सामाजिक आंदोलन जो हो रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो होते हैं कि इसमें सामाजिक लक्ष्य, जो मैंने अभी आपको बताया कि सामाजिक लक्ष्य होना चाहिए, आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो समाज से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो सामाजिक आंदोलन है। दूसरी बात आती है कि इसमें सामाजिक परिवर्तन की बात है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि या तो जो है हम परिवर्तन चाहेंगे, ठीक है, या फिर जो परिवर्तन हो गया है हम उसका विरोध करेंगे, और जो पहले की स्थिति होगी, परिवर्तन से जो पहले की स्थिति होगी हम उसको चाहेंगे। तो ये दो रीजन होते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का या तो चाहना या उसका विरोध करना और पूर्व की स्थिति को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्या हो सकती है इसकी विशेषता, ये विरोधी प्रवृत्ति होती है। विरोधी प्रवृत्ति यानी कि हम विरोध करते हैं, जो भी चीज हो रही है समाज में उसका हम विरोध करते हुए आंदोलन करते हैं या मूवमेंट करते हैं, तो विरोधी प्रवृत्ति होती है। चौथा आता है इसमें संगठन होता है, यानी कि समूह में किया जाता है, सामूहिक तौर पर किया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर आंदोलन करेगा तो कोई उसकी नहीं सुनेगा। वो आंदोलन जब भी सक्सेसफुल होगा जब उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुटेंगे उसके अंतर्गत, वो एक बड़ा रूप धारण करेगा, तभी हम उसकी सफलता को निर्धारित कर पाएंगे। तो इसमें एक संगठन होता है, एक समूह होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रासंगिकता होती है। प्रासंगिकता का मतलब होता है प्रासंगिक, कि जो ये सोशल मूवमेंट होगा वो किसी ना किसी रीजन से होगा, किसी न किसी कारण से होगा। वो रीजन क्या होगा, वो समाज से रिलेटेड होगा, वो समाज से रिलेटेड होगा, तो उस वजह से जो है प्रासंगिकता होगी, क्योंकि कोई ना कोई रीजन है, बिना वजह हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। तो रीजन होने की वजह से, सामाजिक लक्ष्य होने की वजह से इसमें क्या है, इसमें प्रासंगिकता होती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट नेता की भूमिका होती है, यानी कि लीडर जो है, लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक किसी आंदोलन को लीडर नहीं मिलेगा, ठीक है, नेता नहीं मिलेगा, तब तक उसकी सफलता को निर्धारित करना मुश्किल है। तो नेता की जो है बहुत ज्यादा भूमिका होती है। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है इसमें समान उद्देश्य। समान उद्देश्य यानी कि जब मैंने आपको बताया कि एक सामूहिक क्रिया है, एक समूह के अंतर्गत जो है आंदोलन किया जाएगा। तो जब समूह है, समूह में जितने भी लोग हैं वो सेम उद्देश्य है, बिल्कुल समान उद्देश्य के लिए आंदोलन करेंगे। ऐसे नहीं कि अगर हम सब ने मिलकर कोई आंदोलन किया, सपोज आपने मैंने मिलकर कोई आंदोलन किया है, ठीक है, अब उसमें आपका उद्देश्य अलग है, मेरा उद्देश्य अलग है, तो वो आंदोलन जो है वो सामूहिक रूप में नहीं माना जाएगा। तो जो सामाजिक आंदोलन जितने भी होते हैं उसका उद्देश्य समान होना चाहिए, सभी का उद्देश्य एक समान होना चाहिए। तो ये क्या है, सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं होती है कि सामाजिक लक्ष्य होना चाहिए, समाज से रिलेटेड लक्ष्य होना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए किया जाना चाहिए, इसमें विरोधी प्रवृत्ति होती है, ठीक है, हम विरोध करते हैं किसी चीज का, संगठन होता है, समूह में होता है, प्रासंगिकता होती है, किसी रीजन से किया जाता है, नेता की से बहुत भूमिका होती है, और समान उद्देश्य
होते हैं। तो ये हो गया कि सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो आपको सामाजिक आंदोलन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्या होता है सामाजिक आंदोलन? कि व्यक्ति या तो कोई परिवर्तन चाहता है, समाज में वो कोई परिवर्तन चाहता है, मैं लिख देती हूँ, या तो वो परिवर्तन चाहता है, ठीक है, या फिर जो परिवर्तन हो गया है, जो चेंज हो गया है, परिवर्तन का विरोध करके पूर्व स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जो पहले की स्थिति थी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो है सामाजिक आंदोलन होते हैं कि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या परिवर्तन का विरोध करना चाहते हैं। इसमें लोगों के समान उद्देश्य होने चाहिए। जितने भी लोग जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, एक आंदोलन में शामिल है, सबका उद्देश्य एक होना चाहिए। एक सामूहिक क्रिया होनी चाहिए, समूह में होना चाहिए। एक व्यक्ति के द्वारा किए गए आंदोलन को कोई नहीं सुनेगा, तो एक सामूहिक क्रिया होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक आंदोलन को हमने समझा कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है, सोशल मूवमेंट क्या होता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है सामाजिक आंदोलन से संबंधित जो सिद्धांत है, जो थ्योरीज है, हमको उनको समझना है। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो है सापेक्ष वंचन। यहाँ पर ध्यान से समझना, अब इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक आता है सापेक्ष वंचन का सिद्धांत। ठीक है, अब हमको समझना है इस थ्योरी को, ये थ्योरी क्या कहती है। तो आप लोग यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था अप्रोचेस और थ्योरी के नाम जो है, जो अच्छे ढंग से याद करेंगे कौन सी अप्रोचेस है, कौन से सोशल मूवमेंट से रिलेटेड सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि दिया किसने था। ठीक है, दिया किसने था, तो ये दिया था रॉबर्ट के मार्टिन के द्वारा ये दिया था। इसको देने वाले रॉबर्ट के मार्टिन थे। अब सापेक्ष वंचन का सिद्धांत ये कहता है कि समाज का जब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, ये फील करने लगता है, ये महसूस करने लगता है कि उसे किसी चीज से वंचित रखा जा रहा है, जब वो ये फील करता है कि उसे जो है समाज के अंतर्गत जो है किसी चीज से वंचित रखा जा रहा है, किसी चीज से दूर रखा जा रहा है, तो कौन सा सिद्धांत आया? तो आया सापेक्ष वंचन का सिद्धांत। नाम से पता पड़ रहा है वंचन, मतलब उसको वंचित रखा गया है इस चीज से। तो जब समाज का पर्टिकुलर कोई एक ग्रुप जब ये फील करे कि उसे किसी चीज से वंचित रखा जा रहा है, तो वही क्या कहलाता है? वो कहलाता है सापेक्ष वंचना। अब वो फील कैसे करे? दूसरे से अपेक्षा करके, दूसरे से जो है कंपेयर करके, दूसरे के सापेक्ष स्वयं को वंचित महसूस करना, दूसरे के सापेक्ष स्वयं को वंचित महसूस करना। जब कोई पर्टिकुलर ग्रुप यह महसूस करता है कि मुझे उसकी तुलना में वो चीज नहीं मिल रही, मुझे उससे वंचित रखा जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? सापेक्ष वंचना, दूसरे से कंपेयर करके। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है। मनोवैज्ञानिक जो कारक होते हैं, साइकोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली ये सोचते हैं, हम ये फील करते हैं कि हमको वंचित रखा जा रहा है, हम ये फील करते हैं अपने अंदर से। आपने देखा होगा कि जब हमारे साथ कोई ऐसा बिहेव करता है कि हमको जो है किसी चीज से वंचित रखा जा रहा है, हमसे कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमको ये चीज फील होती है अपने अंदर से। तो ये साइकोलॉजिकली जो फैक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो पर्टिकुलर ग्रुप है या कोई इंडिविजुअल है वो ये फील करता है कि मुझे इस चीज से वंचित रखा जा रहा है। तो सापेक्ष वंचन का सिद्धांत क्या कहता है कि दूसरे के सापेक्ष जो है स्वयं को वंचित महसूस करना। ठीक है, अगर मेरे सामने दो व्यक्ति हैं, दो स्टूडेंट है मेरे, ऐसे मान लीजिए कि मेरे दो स्टूडेंट है, उनमें से मैंने एक बच्चे को ये मार्कर दे दिया, ठीक है, और दूसरे को नहीं दिया, तो वो क्या फील करेगा? वो ये फील करेगा कि मैम ने इसको मार्कर दे दिया, मुझे नहीं दिया, तो मैं इस चीज से वंचित हूँ। आपके सापेक्ष वो आपसे कंपेयर करके ये बात बोलेगा कि मैं इस चीज से वंचित हूँ। तो यही कहता है सापेक्ष वंचन का सिद्धांत कि जब पर्टिकुलर ग्रुप ये फील करता है
कि मैं जो हूँ उस चीज से वंचित हूँ। कोई भी चीज हो सकती है, फूड हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकती है, एक्टिविटीज हो सकती है, किस इकोनॉमिकली वो खुद को जो है वंचित महसूस करे, पॉलिटिकली, सोशली, किसी भी तरीके से जो है वो खुद को वंचित महसूस कर सकते हैं। तो यही कहलाता है सापेक्ष वंचना का सिद्धांत। तो इसमें 4 जो है कंडीशन आती है, जो सापेक्ष वंचन का सिद्धांत, इसमें 4 कंडीशन आती हैं जो कि बोल्टर ने दी थी। किसने दी थी? बोल्टर के द्वारा जो है सापेक्ष वंचन से रिलेटेड 4 प्री कंडीशंस दी गई थी, पूर्व स्थितियां या 4 प्री कंडीशंस दी गई थी। अब वो 4 जो है प्री कंडीशन क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनना। उन्होंने बताया था कि कोई व्यक्ति है ए कोई व्यक्ति है और x जो है कोई वस्तु है। मैं लिख देती हूँ, ए तो कोई व्यक्ति है और x कोई वस्तु है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या बनेगी? सबसे पहली कंडीशन ये बनेगी कि ए जो है उसके पास में x जो है वस्तु नहीं है, ठीक है। यानी कि ए जो व्यक्ति है, ए जो पर्सन है, उसके पास में x जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है वो नहीं है। तो ए के पास में x नहीं है, ये पहली कंडीशन बन गई। दूसरी ये बनी कि ए जो है, ए जो व्यक्ति है वो ये जानता है कि जो x है वो b के पास है। वो ये क्या जानता है कि जो ए जो है वो ये जानता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो x है, कोई भी वस्तु मान सकते हैं, वो b के पास है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हुई? तीसरी कंडीशन ये हुई कि ए जो है वो x को चाहता है, वो ये चाहता है कि x जो है वो मेरे पास हो, x को वो चाहता है। यानी x जो वस्तु है उसको वो चाहता है। पहली कंडीशन, ए के पास x है ही नहीं। दूसरी, ए को ये पता है कि b के पास है लेकिन उसके पास नहीं है। तीसरी कंडीशन, ए को x चाहिए, ए जो है वो x को चाहता है कि मुझे x मिले वस्तु। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? वो ये बताते हैं कि जो ए है वो ये मानता है कि जो x है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है? इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है बोल्टर ने 4 प्री कंडीशन बताई गई थी जिसके आधार पर जो है व्यक्ति खुद को वंचित महसूस करता है। कौन सी? पहली तो ये कि ए को है ये ए के पास x नहीं है, ए के पास x नहीं है, ठीक है। ए के पास जो है ये पता है ए को कि b के पास x है लेकिन मेरे पास नहीं है। तीसरी कंडीशन ये है कि ए जो है x को चाहता है, उसको ये चाहता है कि मेरे पास x आ जाए कैसे भी। चौथी कंडीशन ये कि ए को ये पता है कि x जो वस्तु है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो 4 कंडीशन है इसके आधार पर व्यक्ति स्वयं को वंचित महसूस करता है और इसके जब वो स्वयं को वंचित महसूस करता है तो फिर क्या होता है? तो फिर आंदोलन होता है। जब एक पर्टिकुलर ग्रुप ये महसूस करेगा, ये फील करेगा कि उसको पर्टिकुलर चीज से वंचित रखा जा रहा है, उसके पास पर्टिकुलर चीज नहीं है, तो क्या होता है? तो आंदोलन होता है। तो ये था सापेक्ष वंचन का सिद्धांत, जिसमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप जो है स्वयं को किसी चीज से वंचित महसूस करता है और ये 4 जो कंडीशन है इसके आधार पर वो स्वयं को वंचित महसूस करता है। तो आई होप आप लोगों को ये सापेक्ष वंचन का सिद्धांत समझ में आया होगा। तो हमारी जो पहली थ्योरी है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, संसाधन। सिलेबस से हमारा नाम दे रखा है वो है संसाधन जुटाना। ठीक है, तो ये संसाधन जुटाना, सबसे पहली बात तो हमको ये देखनी होगी कि संसाधन जुटाना थ्योरी एक्चुअल में क्या है, ये थ्योरी कहती क्या है, ठीक है, ये सिद्धांत कहता है। तो जब हम इसके नाम से देखते हैं तो हमको ये चीज समझ में आती है कि संसाधनों को जुटाना या संसाधनों को एकत्रित करना। तो इस थ्योरी के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो रिसोर्स प्रोवाइडर होते हैं, जो संसाधन जो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, तो इसमें बताया गया है सबसे पहली बात उसको देने वाले कौन थे? तो सबसे देने वाले थे इसको जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने इनको दिया था।
ऑलरेडी, तो ये इसको देने वाले व्यक्ति थे। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जो थ्योरी है उसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि जो रिसोर्स प्रोवाइडर होते हैं, संसाधन जो प्रोवाइड करवाते हैं, उसके अंदर जो है हम रिसोर्स प्रोवाइडर से हम लोग रिसोर्स लेते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज को प्राप्त करते हैं, संसाधनों को प्राप्त करते हैं, और संसाधनों को प्राप्त करके हम उसका अलग अलग तरीकों से, डिफरेंट वे में हम उसका यूज करते हैं। हम उसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं, अच्छे तरीके से यूज करके इस तरीके से यूज करते हैं कि हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, किसी एक संगठन जो है, उसके जो पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य हैं उनको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की थ्योरी क्या कहती है कि संसाधनों को हम इकट्ठा करते हैं, हम संसाधनों को प्राप्त करते हैं, संसाधनों को प्राप्त करके हम उसका इस प्रकार से यूज करते हैं, डिफरेंट वे में हम उसको यूज करते हैं, अलग अलग तरीकों से हम उसको यूज करते हैं, और यूज करके जो है हम किसी संगठन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं, जो संगठन ने लक्ष्य अपने निर्धारित किए हुए होते हैं, हम उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, रिसोर्सेज को प्राप्त करो, उनको अच्छे तरीके से यूज करो और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को पूरा करो। नेक्स्ट ये बताता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं हमको मिल तो रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो है हमको सही टाइम पर मिलने चाहिए, राइट टाइम पर मिलने चाहिए, सही समय पर मिलने चाहिए, ठीक है, सही कीमत पर मिलने चाहिए। रिसोर्सेज तो मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन टाइम भी तो सही हो। जब जिस रिसोर्स की हमको जरूरत है, हमें जब जिस संसाधन की जरूरत है, हमें तब वो संसाधन मिलना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लग रही है, आपको भोजन की आवश्यकता है, तो आपको उस वक्त भोजन ही मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अगर आपको ला करके उस टाइम पे जो है अच्छा घर दे दिया, अच्छे कपड़े दे दिए, तो आपकी आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी, आपके जो है भूख शांत हो जाएगी। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि सही समय पर और सही जो है कीमत पर आप लोगों को रिसोर्सेज मिलने चाहिए, ठीक है। अगर आपको भूख लग रही है तो उस टाइम पे आपको भोजन ही मिलना चाहिए, खाना ही मिलना चाहिए। अगर जो कोई चीज आपको मिलेगी तो आपकी जो है भूख शांत नहीं होगी, ठीक है, आप लोगों को सही समय पर वो चीज नहीं मिलेगी। दूसरी बात आती है कि सही कीमत पर मिलनी चाहिए। सही कीमत पर मिलने की बात है कि एग्जाम्पल के लिए व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स होती है, मूलभूत आवश्यकताएं होती है, वो क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान होती है, ठीक है। और हर व्यक्ति जो है कैसे ना कैसे करके अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करता है और कर भी लेता है जहाँ तक होता है। बट अगर कोई ऐसा टाइम आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि व्यक्ति जो है इन बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, मतलब हर कोई व्यक्ति जो है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी उसको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ती है, तो वहां पर क्या होगा, वो चीज गलत होगी। तो हमको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो सही टाइम पर मिलने चाहिए, जब जिस चीज की जरूरत हो हमको तब वो रिसोर्स मिलना चाहिए, और उसकी जो कीमत हो वो भी सही होनी चाहिए। तो ये तो कहती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की थ्योरी। अब समाज शास्त्र में रिसोर्स मोबिलाइजेशन की थ्योरी क्या कहती है, या जो सोशल मूवमेंट, सामाजिक जो आंदोलन हुआ है उसमें ये थ्योरी क्या कहती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि संसाधन को प्राप्त करना, उनका उचित प्रकार से यूज करना जिससे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, और संसाधनों को सही कीमत और सही समय पर प्राप्त करना। अब यहाँ पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन की थ्योरी ये कहती है कि अगर आप कोई आंदोलन करते हो, सपोज आपने स्वयं को वंचित महसूस किया, ठीक है, हमने जो पहले वाला सिद्धांत पढ़ा, सपोज आपने स्वयं को वंचित महसूस करा, वंचित महसूस करने के बाद में आप लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन जब आप लोगों ने किया तो आप लोगों के पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, आपको उनका सही तरीके से उपयोग करना है। जब आप उसका सही तरीके से उपयोग करोगे तभी जो है आपका जो आंदोलन है वो सफल हो पाएगा, ठीक है। सपोज आपके पास संसाधनों में जो है समय है, ठीक है, टाइम है, मनी है, धन है, स्किल है, यानी कि कौशल है, इस प्रकार से आपके पास ये संसाधन है। तो आपके पास ये जो संसाधन है, आपको इन संसाधनों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना है अपने आंदोलन के अंतर्गत। जब आप इनको अच्छे प्रकार से यूज करोगे तभी जो है आपका आंदोलन सफल हो पाएगा। तो यही कहती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन कि आपको जो भी संसाधन मिल रहे हैं, जो भी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनका अच्छे तरीके से यूज करें अपने आंदोलन के अंतर्गत। तो यह है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब कौन कौन से हमारे पास रिसोर्सेज मिल सकते हैं, कौन कौन से संसाधन हम लोगों को मिल सकते हैं, तो हम लोगों को एग्जाम्पल के लिए भौतिक संसाधन मिल सकते हैं, ठीक है।
भौतिक जो संसाधन होते हैं वो हमको मिल सकते हैं। उसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा धन आ जाएगा, हमारे जो स्थान होते हैं जहाँ हम लोग आंदोलन करते हैं वो आ जाएगी, ठीक है। मानवीय संसाधन जो होते हैं मनुष्य से रिलेटेड, ठीक है, जो मानवीय श्रम जो होता है, अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमें लोगों की आवश्यकता होती है, लोग हमको चाहिए होते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारे आंदोलन को सफलता मिलेगी। तो मानवीय संसाधन जरूरी होते हैं। और क्या होता है इसके अंतर्गत, सामाजिक संगठन जो होते हैं, अलग अलग जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो भी जो है हमारे आंदोलन के लिए जो है रिसोर्स के तौर पर, जैसे एनजीओ वगैरह जो होते हैं वो अगर हमारे आंदोलन में जुड़ जाते हैं तो हमारा आंदोलन जो है, हमारा जो मूवमेंट है वो और ज्यादा जो है सक्सेसफुल होने के चांसेस रहते हैं। तो सामाजिक संगठन जो एनजीओ वगैरह जो अलग अलग संस्थाएं अगर हमारे संसाधन से जुड़ जाए तो हमको उनको भी जो है यूजफुल तरीके से यूज करना है, ठीक है। हमको कितने अच्छे तरीके से हम उन संगठनों को अपने आंदोलन में यूज कर सकते हैं। सांस्कृतिक संसाधन जो होते हैं उसमें क्या आता है, हमारी नॉलेज आती है, हमारा ज्ञान आता है, हमारी जो नॉलेज होती है उसका भी हमको बेहतर तरीके से यूज करना है हमारे आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से संसाधन होता है, हमारा धन होता है, हमारा स्थान होता है, हमारा मानवीय श्रम जो होता है, एनजीओ वगैरह जो हमको मिलते हैं उनका हमको अच्छे तरीके से जो है अपने आंदोलन में यूज करना ही क्या कहलाता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहलाता है। कि आप उनको कितने इफेक्टिवली जुटाते हैं, कितने इफेक्टिवली आप उसको अपने आंदोलन के अंतर्गत यूज करते हैं। तो यही थ्योरी कहती है। तो हमने 2 थ्योरी पढ़ ली है, सापेक्ष वंचन का सिद्धांत और संसाधनों की गतिशीलता या संसाधनों को जुटाना। थर्ड जो है वो है राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत। राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। बहुत ही इजी थ्योरी है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो ये जो थ्योरी है वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज जो हमको मिलती है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज यानी कि राजनीतिक जो अवसर जो हमको मिलते हैं उस पर बेस्ड थ्योरी है। राजनीतिक जो अवसर होते हैं उन पर बेस्ड थ्योरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, तीनों जो मैंने सिद्धांत में बताए हैं आपको एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जॉइंट है। जैसे कि हम लोगों ने सापेक्ष वंचन का सिद्धांत पढ़ा जिसमें कि आंदोलन होता है जब व्यक्ति स्वयं को किसी चीज से वंचित महसूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमने पढ़ा था कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी कि संसाधनों को हम किस प्रकार से जुटाते हैं और किस प्रकार से जो है इफेक्टिवली हम उसका यूज करते हैं। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन हम लोग देखा कि हम लोग किस प्रकार से संसाधनों को जुटाते हैं, किस प्रकार से उसका इफेक्टिवली यूज करते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी में आता है कि जब आपके आंदोलन को, ठीक है, आप जो आंदोलन कर रहे हो उसको जब पॉलिटिकल अवसर यानी राजनीतिक अवसर अगर मिल जाते हैं तो वो आंदोलन जो है और ज्यादा सफल होने के और ज्यादा सक्सेस होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आपको आपके आंदोलन में पॉलिटिकल सपोर्ट जो होता है, राजनीतिक जो एक सपोर्ट होता है, अगर वो आपको मिल जाएगा तो आपका आंदोलन जो है और ज्यादा सफल हो जाएगा। ऐसे बहुत से आंदोलन होते हैं जिनकी समस्या इतनी गंभीर नहीं होती, जरूरी नहीं कि उनके ऊपर आंदोलन किए जाए, लेकिन उनको पॉलिटिकल सपोर्ट जब मिल जाता है तो वो आंदोलन और ज्यादा सफल होते हैं, लोग उसके बारे में जानते हैं, सरकार उनकी सुनती है, क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल चुका है। और ऐसे ही कई आंदोलन होते हैं जिनकी समस्याएं भी गंभीर होती है, जिन पर आंदोलन किया जा सकता है, सरकार को उनकी सुननी चाहिए, लेकिन नहीं सुनते। रीजन क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता है। तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज यानी आपको राजनीतिक जो अवसर मिल रहे हैं उनका आप अपने आंदोलन में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। आपको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में लीडर मिल जाए, ठीक है, एक लीडर जिसका बहुत बड़ा योगदान होता है एक आंदोलन को चलाने में, एक आंदोलन को सफल बनाने में। तो अगर आपको आपके जो है आंदोलन में एक लीडर मिल जाए, नेता मिल जाए, पॉलिटिकल जो है लीडर मिल जाए, तो आपका आंदोलन कितनी सक्सेस को छुएगा। ये आप सब लोग जानते हैं कि अगर किसी चीज को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है तो वो चीज जो है कितनी सफल होती है। तो राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत यही कहता है कि यदि किसी आंदोलन को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है, पॉलिटिकल जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो वो बहुत ज्यादा आगे जाता है। जैसे कि लीडर आपके साथ जुड़ गया, बहुत सी संस्थाएं जो हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आप लोग का जुड़
एनजीओ वगैरह जो होते हैं, अगर वो आप लोगों के साथ जुड़ गए, आंदोलन में जुड़ गए, तो आंदोलन और ज्यादा सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस बन जाते हैं। तो यही कहता है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी कि आंदोलन को अगर राजनीतिक सपोर्ट मिल जाए तो आंदोलन को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने जो है तीनों थ्योरीज जो है उसको कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सी है हमारी? सबसे पहली जो है वो है सापेक्ष वंचन का सिद्धांत, दूसरी जो है वो है संसाधन जुटाना या रिसोर्स मोबिलाइजेशन, थर्ड जो है वो राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत। हमने जो है 3 थ्योरीज कंप्लीट कर ली। एक जो लास्ट बची है वो है नव सामाजिक आंदोलन। न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। तो नव सामाजिक आंदोलन जो थ्योरी है, तो आपने पढ़ा था कार्ल मार्क्स ने जो है वो थ्योरी दी थी। तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी वो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप पर बेस्ड थ्योरी थी, आर्थिक रूप पर आधारित थ्योरी थी, जिसमें जो है वर्गों के ऊपर जो है आर्थिक रूप से जो संघर्ष है उसकी बात की गई थी कि जो है अमीर जो है वो गरीबों का शोषण करता है। ठीक है, तो उसी के अपोजिट जो है नव यानी कि नया जो आया है हमारा समाज, नए जो है सामाजिक आंदोलन होते हैं उससे रिलेटेड ये थ्योरी है। इसके अंतर्गत जो है आधार किसको बनाया गया है? समाज में जो असमानताएं फैली हुई है, इनइक्वलिटी जो है, ठीक है, इनइक्वलिटी जो है, समाज में जो स्वतंत्रता लोगों को नहीं दी जा रही है उनको करने की, जो वो करना चाहते हैं, इस प्रकार से जो भी चीजें हैं, तो इन लोगों ने अपना आधार इनको बनाया। ठीक है, अब तक जो थ्योरी चली आ रही थी कि कोई किसी को अपने आप को वंचित महसूस कर रहा है, आर्थिक रूप पर वंचित महसूस कर रहा है, या वर्गों के अंदर संघर्ष है, इस प्रकार से थ्योरीज चली आ रही थी। अब जो थ्योरीज आई है, अब जो आंदोलन आया है, उनका कारण क्या है, उनका रीजन क्या है कि समाज में जो असमानताएं फैली हुई है, समाज में जो स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड थ्योरी जो है वो नव सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत आती है। तो इसमें किस किस प्रकार के आंदोलन को शामिल किया गया? सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें किस किस प्रकार के जो है आंदोलन शामिल किए गए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके अंदर जो आंदोलन शामिल किया जाता है वो किए जाते हैं जैसे नारी अधिकार आंदोलन, यानी कि जो नारी है उनको उनके अधिकार दिलाने से संबंधित आंदोलन, लोगों से संबंधित आंदोलन है। यहाँ पर कोई अपने आप को वंचित महसूस नहीं कर रहा है, कोई और कारण नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, लोगों के अधिकार, लोगों की स्वतंत्रता की बात है, लोग जो चाहते हैं उनको वो मिलना चाहिए, उस पर आधारित है नव सामाजिक आंदोलन। ठीक है, नारी अधिकार आंदोलन हो गया, ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन हो गया, कस्टमर के साथ में जो धोखाधड़ी टाइप जो होता है उससे संबंधित आंदोलन जो है, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है, ये आ सकता है कि नव सामाजिक आंदोलन से कौन से आंदोलन को शामिल किया जाता है। ठीक है, दलित आंदोलन है, छात्र आंदोलन है, शांति आंदोलन है, लास्ट है नागरिकों के जो अधिकार हैं, नागरिकों से संबंधित जो अधिकार है उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो बेसिकली ये कुछ आंदोलन है जो नव सामाजिक जो आंदोलन है, न्यू सोशल मूवमेंट जो है उसके अंतर्गत जो है इन आंदोलन को शामिल किया जाता है। नाम से समझ में आ रहा है कि अब तक जो आंदोलन हुए थे वो किसी चीज को लेकर के हुए थे कि हम किसी चीज से वंचित हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया है, थोड़ा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, हर लोगों के जो है उनकी स्वतंत्रता की बात की जा रही है। ठीक है, उनकी जो है उनके हक की बात की जा रही है, उनके राइट्स की बात यहाँ पर की जा रही है। इसमें सिर्फ मानव मात्र के जो हित होते हैं, ठीक है, मनुष्य के जो हित हैं, मानव मात्र के जो हित हैं उसकी यहाँ पर बात की जाती है। ये उनसे रिलेटेड थ्योरी है। इसके अंतर्गत जो है कौन लोग जो है इन लोगों को इस थ्योरीज को इस प्रकार के जो आंदोलन को करता है, जो मध्यम वर्गीय जो हमारे जो यूथ हैं, ठीक है, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं और जो सुशिक्षित जो है पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इस प्रकार के आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि
वो लोगों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, मनुष्य को उसका हक दिलाना चाहते हैं, मानव को उसका हक दिलाना चाहते हैं। तो ये नव सामाजिक आंदोलन क्या ये इसके आधार पर है कि इसमें जो है लोगों की स्वतंत्रता की, लोगों की असमानताओं की उसकी यहाँ पर बात की जाती है। लोगों में जो है चेतना जागरूक करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए जो है ये आंदोलन किए जाते हैं। तो ये है नव सामाजिक आंदोलन। तो हमने इनको सबको समझ लिया। अब तक जो हमारा जो पार्ट सी है, यूनिट 1 का जो पार्ट सी है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो उसमें जो है हमने अप्रोचेस देख लिए हैं। तो मैं आपको फिर एक बार कह रही हूँ कि अप्रोचेस जो है यानी कि जो उपागम है और जो थ्योरीज हैं यानी कि जो सिद्धांत है सोशल मूवमेंट से रिलेटेड, उसके नाम में आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि आपको उपागम देकर के पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा उपागम नहीं है, सिद्धांत देकर के पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को कौन कौन सी है, सिंबॉलिक, फिर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, स्ट्रक्चरल, थर्ड कौन सी है, सिंबॉलिक हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया और कॉन्फ्लिक्ट। सिद्धांत कौन कौन से हैं हमारे, सिद्धांत सबसे पहले जो आता है वो सापेक्षिक वंचन, दूसरा कौन सा आता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन या संसाधन जुटाना, थर्ड कौन सा आता है, थर्ड आता है हमारा राजनीतिक प्रक्रिया का, पॉलिटिकल प्रोसेस, जो लास्ट है वो है नव सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट जो है। तो इस प्रकार से हमने अप्रोचेस और थ्योरी सबको कंप्लीट कर लिया। पार्ट सी है वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हम पार्ट डी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको पार्ट सी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे फिर से पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।